हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के कितने बच्चे या कितने जवान गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ये परसेंट बहुत कम है, बहुत कम। ये बढ़ाने के लिए क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेस है? हर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आज एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो उसकी तैयारी हम कब करते हैं? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ एक पैटर्न है, स्टडी का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न से वो बचपन में ही पढ़ सकते हैं। क्या हम लोग 18-20 साल के बाद मदरसे में दाखिल होके कुछ सीख सकते हैं? बचपन में ही सीख सकते हैं, बचपन में अच्छा ग्रास्पिंग हो सकता है। हम लोग कोई कोचिंग नहीं दे रहे, हम लोग कोई ट्यूशन नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी अपने बच्चों को ओवरलोडेड है। लेकिन हम लोग दे रहे टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। वो एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना स्मार्ट है, इंसान से भी तेज है वो। लेकिन हमारी कम्युनिटी में कितने परसेंट पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो भी एक सोचने की बात है। दूसरी बात है कि हमें सिर्फ एजुकेशन लेना है, उसके पर क्या खर्च करना है ये भी पता नहीं। आज करियर के कितने तो रास्ते, लेकिन कितने रास्ते हमें मालूम है? बहुत सारे नए अपडेटेड जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो इसके रास्ते उसको पता चलते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक करियर डेवलपमेंट का एक सिलेबस ही है, एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम लिया है, और इसके फीस वगैरह भी बहुत बहुत माफक, यानी कि एक चॉकलेट के फीस, रोजाना एक चॉकलेट देना बंद करो, उतना पैसा इसमें लगाओ। मिशन उम्मीद, इसको लेकर एपेक्स और हमारा एक प्रोग्राम है कि ऑल ओवर इंडिया में आज जो डॉक्टरों की तादाद है, मुस्लिम डॉक्टर की, वो तादाद को बढ़ाना है, इंजीनियर्स की तादाद बढ़ाना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाना है। उसके ऑल ओवर इंडिया के 10 साल के बड़े बड़े आंकड़े हमने सोचे हैं। लेकिन हमारा ड्रीम अगर बड़ा रहेगा तो ही हम लोग बड़ी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनरेबल गेस्ट्स, डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम है मिशन उम्मीद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एपेक्स इन एसोसिएशन विद इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये प्रोग्राम का जो टैगलाइन आपने देखा होगा, क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हैं? उस प्रोग्राम के लिए, इस गाइडेंस सेमिनार वर्कशॉप करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बच्चों के गाइडेंस के लिए है, करियर डेवलपमेंट के लिए है। 8, 9, 10 से क्या तैयारियां की जाए, कैसे तैयारियां की जाए, अगर आपने दोनों हेडिंग्स देखी हैं, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 8 to 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, JEE एंड CET। ये प्रोग्राम की गाइडेंस आज यहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे साथ की जाएगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आज के स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजर्स को स्टेज पर मदऊ करता हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, जो प्रेसिडेंट है, फाउंडर है इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। साथ ही साथ मैं आज के जो दो स्पीकर्स हैं और गेस्ट हैं, जाकिर शिकलगर सर और बशीर काजी सर, ये दोनों हैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की तरफ से प्रेसिडेंट और CEO। वी वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के बारे में मज़ीद मालूमात, इंट्रोडक्शन, वेलकम नोट के लिए मैं जाकिर शिकलगर सर को आवाज़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनके फोरम के बारे में कुछ बता दूं। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ये पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में खिदमत अंजाम दे रहा है और 500 से ज़्यादा NGOs इनके साथ एसोसिएटेड है।
इनकी काविशों के अंदर एक सेल आपको बाहर दिखेगा, माइनॉरिटी जो कमिश्नरेट वाला फोरम है बाहर इसी हज हाउस में जो इस्टेब्लिश हुआ, ये इनकी काविशों का नतीजा था। और मुझे बताया गया है कि 15 से ज़्यादा पॉइंट प्रोग्राम पर ये काम करते हैं, जिसमें माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। साथ ही साथ आज के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र है इन एसोसिएशन विद IRC एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह IRC पिछले कई सालों से 2001 से औरंगाबाद, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पैंडमिक और पैंडमिक के बाद से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपने बहुत बढ़ाई है। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब जो इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़, अलग अलग जगह गेस्ट लेक्चर्स, यूट्यूब का जो चैनल है IRC TV और एडवोकेट फैज़ सैयद साहब के लाखों फॉलोअर्स है वर्ल्ड वाइड। आइए हम प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा मालूमात लेते हैं जाकिर साहब से। जाकिर शिकलगर सर को मैं आवाज़ देता हूं कि वो आए और आपसे इंटरेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस मिशन उम्मीद इस छोटे से प्रोग्राम के लिए IRC के एडवोकेट फैज़ साहब, इनके साथ में हम लोग एसोसिएट किए हैं, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए मैं फैज़ साहब का एक शुक्रिया अदा करता हूँ। और चंद वक्त पर आप भी मौजूद रहे, इतने भी लोग हैं तो ये काफ़ी है। आप सभी का भी मैं यहाँ पर इस्तेकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम ये एक तंजीम पूरे स्टेट में मुसलमानों की तरक्की के लिए 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम लेकर चल रही है। 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारा 36 जिलों में हमारा सफ़र हर साल होता है। और ज़रूरतें क्या है, ज़रूरतें तो बहुत सब लोगों को मालूम है, मसले मसाइल क्या है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर नाम का एक कॉन्सेप्ट, एक ऑफिस, जिसको हम लोग सोशल सर्विस सेंटर कहेंगे, और दुनियावी एतबार से जैसा माही सेवा केंद्र है, ऐसा एक प्रोजेक्ट है, एक ऑफिस शुरू होना चाहिए। फैज़ साहब हमको 2 साल से जानते हैं। 2 साल पहले यहाँ पर औरंगाबाद में पूरे स्टेट लेवल की NGO कॉन्फ्रेंस MMF ने लिया था। उस टाइम भी सर ने पूरा वीडियो सेशन का हमें सपोर्ट किया था। अभी वीडियोज़ भी आ रहे। तो जब से सर हमें देख रहे हैं, और करीबन अभी 6 महीने पहले यहाँ पर IRC के साथ में हम लोगों ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन के जो मालूमात है वो होता है, स्कॉलरशिप्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास आने लगते हैं तो हमें एक नज़र में आया है, और गवर्नमेंट का भी सर्वे है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के कितने बच्चे या कितने जवान गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। ये परसेंट बहुत कम है, बहुत कम। ये बढ़ाने के लिए क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेस है? सबसे पहले रिसोर्सेस के हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमीज कितने हैं? तो ना के बराबर है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे तो 2-3 एकेडमीज है अच्छे, जैसे जामिया है और भी है। लेकिन प्राइवेट जो एकेडमीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसकी लाखों रुपए इसकी फीस है। लेकिन उसकी दूसरी साइड देखा जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एकेडमीज फ्री ऑफ चार्ज में है, लेकिन वहाँ कंपटीशन है। उस कंपटीशन में अगर हमारे बच्चे क्रैक हो जाएंगे तो हमें मुफ्त में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आगे की पढ़ाई मिल सकती है। लेकिन बेसिक तैयारी हमें कब से शुरू करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 5th से करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 8th से करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 12वीं होने दो फिर देखते। बहुत सारा हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ग्रेजुएशन होने के बाद, समझो मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, BE ग्रेजुएट हूँ, और BE के बाद में मुझे इंजीनियरिंग में अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, घर के लोग परेशान होते हैं उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं करियर गाइड अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम UPSC MPSC इसकी पढ़ाई शुरू करो। पहले से तय नहीं रहता। अगर ये पहले से तय हो जाएगा तो बच्चा बेशक
वो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए सरकार ने हमारे पास 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से स्कॉलरशिप रखी है, लेकिन हम लोग किस नीयत से स्कॉलरशिप की एग्जाम देते हैं और कितनी पढ़ाई उसके लिए करते हैं। हमें लगता है कि एकेडमिक पढ़ाई है वो बहुत है, लेकिन हमें एडिशनल पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लासेस में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी ट्यूशन लगाते हैं, फिर भी स्पेशल ट्यूशन लगाते हैं। ऐसे ही हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बचपन से क्या तैयारी की है। बहुत सारे लोगों बच्चों को 9th में किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका पता नहीं है। इनको हमको NTS, MTS, जनरल स्कॉलरशिप ये मालूम रहते हैं, ओलंपियाड का कितने लोगों को पता है। यानी कि बचपन से कंपटीशन आज है। हर एक कोर्सेज के लिए, हर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आज एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो उसकी तैयारी हम कब करते? तो उसके तैयारी पर हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा एकेडमिक मेरिट पर हम ध्यान रखते, कितने परसेंट आए मुझे, कौन से सब्जेक्ट में आए। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से उसमें जनरल नॉलेज है, मेंटल एबिलिटी है, स्किल्स है, बहुत सारे उसमें टॉपिक अलग अलग रहते हैं, जीके है, तो वहाँ हमारा ध्यान नहीं रहता है। ये ध्यान, हमारा रुझान बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारे बच्चों का प्रिपरेशन बचपन से हुआ तो अच्छा है। जैसे कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्लेवर नहीं रहते, एक्सपर्ट्स नहीं रहते, लेकिन वही मदरसे में है। लेकिन वहाँ एक पैटर्न है, स्टडी का एक पैटर्न है, और वो पैटर्न से वो बचपन में ही पढ़ सकते हैं। क्या हम लोग 18-20 साल के बाद मदरसे में दाखिल होके कुछ सीख सकते हैं? बचपन में ही सीख सकते हैं, बचपन में अच्छा ग्रास्पिंग हो सकता है। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बचपन से होना चाहिए। इसके लिए हमने एपेक्स नाम का एक एपेक्स वेलफेयर एंड एजुकेशन ट्रस्ट बेलगाम से है, कर्नाटका से, उनके साथ में टाई अप किया है। उन्होंने ये प्रोग्राम बेसिकली डिजाइन किया है। और आज आपको देखा जाएंगे मार्केट में सब डिजिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमें सब ऑनलाइन मटेरियल मिल सकता है। लेकिन हमें कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन हमने प्रैक्टिसिंग अच्छा नहीं की है तो क्या फायदा है। आज स्कूलों में क्या हो रहा है, अच्छे जो एकेडमीज है जिनकी लाख रुपए फीस है, 50,000 है, बड़े अमाउंट वाले फीस, वो हफ्ते को टेस्ट लेते हैं, इसलिए उनके रिजल्ट अच्छे थे। और जो जिला परिषद की या महानगर पालिका की स्कूल है, या जनरल ग्रांटेड स्कूल है, उर्दू हाई स्कूल है, या जनरल कोई भी स्कूल हो, मराठी मीडियम हो, तो वहाँ एग्जाम कभी होती है? 2 महीने के बाद टेस्ट होती है, और 2 महीने के बाद टर्म एग्जाम होती है, उसके 2 महीने बाद फिर टेस्ट, उसके 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम। तो टेस्ट एग्जाम्स ही हमारी कमी है, हमारे टेस्ट ही कमी है, तो हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते। अगर हफ्ते को एग्जाम रहेंगी तो बच्चा बिल्कुल प्रिपेयर करेगा। लेकिन आज हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? रिजल्ट्स 70 मार्क मिले, 80 मार्क मिले, फर्स्ट क्लास मिला, सेकंड क्लास मिला, लेकिन उसके मार्क्स गए किधर? अगर उसको 70% मार्क मिले तो 30% गए किधर? ये कब पता चलता है? जब तक वो क्लास निकल गया। ये हमें पहले से अगर मालूम रहेगा, उसका एनालिसिस, रिजल्ट का एनालिसिस, उसके मिले हुए मार्क्स का एनालिसिस हो जाएगा, तो ही हम लोग उसको, यानी कि जहां कमजोर है, उसकी ज़हनियत जहां कमजोर है, जिस टॉपिक पर उस टॉपिक को फिर से रिपीट स्टडी कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में फिर से उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज का ही मामला है। हम लोग कोई कोचिंग नहीं दे रहे, हम लोग कोई ट्यूशन नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी अपने बच्चों को ओवरलोडेड है, लेकिन हम लोग दे रहे टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का जो एनालिसिस है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। वो एनालिसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना स्मार्ट है, इंसान से भी तेज है वो। तो उसके तरीके से हम लोग अलग अलग लाइन्स के, अलग अलग टाइप्स के उसके रिपोर्ट्स निकालते हैं, और रिपोर्ट्स के जरिए वो बच्चा कहाँ कमजोर है और कहाँ अच्छा है वो मालूम होता है। और नेक्स्ट सीरीज जब उसका अगली टेस्ट रहेंगी तो रिपीट पहले से उसका सिलेबस कवर किया जाता है। ऐसा नहीं फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस हो गया, दूसरे का, तो पहले का जो सिलेबस है वो आगे में भी ऐड होता है। ऐसा बच्चे को पूरा साल में उसको तैयार किया जाता है। अभी मैं बात करूंगा पहले करियर डेवलपमेंट के बारे में, जो 8, 9, 10 का प्रोग्राम। आज हमें कौन सी पढ़ाई में जाना है? क्या यहाँ बैठे हुए बच्चे कोई बोल सकता है कि मुझे क्या बनना है? बोल सकते हैं आप क्या बनना है? ओके, थैंक यू। तो ये बच्चे जो अच्छे तरबियत वाले हैं या जिनके पेरेंट्स अच्छे क्लेवर है, इनके लिए थोड़ा सा आसान हो रहा है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में कितने % पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो भी एक सोचने की बात है। दूसरी बात है कि हमें सिर्फ एजुकेशन लेना है, उसके पर क्या खर्च करना है ये भी पता नहीं। लेकिन जैसा हम लोग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते, ऐसा क्या हमारे बच्चे पर हमने एजुकेशन पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? तो वो भी मैटर करता है कि अच्छा जो पैटर्न आ रहा है,
नया कुछ इनोवेटिव आइडिया आ रहा है उसमें हमारे बच्चों को शरीक करना चाहिए। तो यहाँ हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बच्चा 10वीं पास होगा, कितने मार्क मिलते तब देखा जाएगा उसको आगे का एडमिशन लेना है। 12वीं में भी ऐसा है, ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो डिसीजन है करियर का वो पहले ही 8, 9, 10 में ही फाइनल हो जाए। यहाँ पर ये 8वीं का जो सिलेबस है एक्चुअली ये एलिजिबिलिटी है 8, 9, 10, एक्चुअली ये 3 साल का फेज 1, फेज 2, फेज 3 प्रोग्राम है। डिटेल में बशीर सर हमारे बात करेंगे। तो पहले 6 महीने में ही बच्चे का दिमाग साइंस साइड में है या नॉन साइंस में। मेरे साइड से ये बेसिक रूट है, साइंस एंड नॉन साइंस, ये उसका डिराइव होता है 6 महीने में। उसके बाद में उसके हिसाब से उसको आगे का एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, उसका आगे का शेड्यूल दिया जाता है और शेड्यूल के टेस्ट लिए जाते हैं। उसके उसी तरीके से बच्चे को 10वीं तक, आज करियर के कितने तो रास्ते, लेकिन कितने रास्ते हमें मालूम है, बहुत सारे नए अपडेटेड जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो इसके रास्ते उसको पता चलते हैं क्योंकि वहाँ एक करियर डेवलपमेंट का एक सिलेबस ही है, एक नया इनोवेटिव प्रोग्राम लिया है और इसके फीस वगैरह भी बहुत बहुत माफक, यानी कि एक चॉकलेट की फीस, रोजाना एक चॉकलेट देना बंद करो, उतना पैसा इसमें लगाओ, 4-5 रुपए रोजाना लगते हैं। ऐसे अच्छे प्रोग्राम है। 11वीं 12वीं साइंस का जो है वो आप सब लोगों को मालूम है कि एडिशनल कुछ ट्यूशन या टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग इस बात पर फोकस कर रहे, मिशन उम्मीद, इसको लेकर एपेक्स और हमारा एक प्रोग्राम है कि ऑल ओवर इंडिया में आज जो डॉक्टरों की तादाद है, मुस्लिम डॉक्टर की, वो तादाद को बढ़ाना है, इंजीनियर्स की तादाद बढ़ाना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाना है। उसके ऑल ओवर इंडिया के 10 साल के बड़े बड़े आंकड़े हमने सोचे हैं। लेकिन हमारा ड्रीम अगर बड़ा रहेगा तो ही हम लोग बड़ी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। और इसी के लिए बच्चों को ये जो ऐसे करियर डेवलपमेंट है या 11वीं 12वीं साइंस का भी अगर मैं कहने जाऊंगा तो कितने सारे फीस है, मिनिमम 40-50,000 रुपीज एकेडमीज की फीस है। नीट का कोचिंग चाहिए, बहुत सारे बच्चे पैसे दे नहीं पाते। कुछ बच्चे यूट्यूब पर फ्री जो मिलता है वो देखते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज कौन दे रहा है? तो टेस्ट सीरीज हम लोग इसमें कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसका सिलेबस है, शेड्यूल दिया जाता है, स्टडी का शेड्यूल दिया जाता है, इस हफ्ते में क्या पढ़ना है, अगले हफ्ते में क्या पढ़ना है। पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच है और ये पूरा सोशल प्रोग्राम है, इसमें पैसे कमाने की कोई बात नहीं है, ये पूरा सोशली प्रोग्राम है। लेकिन कम पैसे में ये अफोर्डेबल एजुकेशन, इनोवेटिव एजुकेशन देने वाला ये मिशन उम्मीद है। और आज हम लोग बोल सकते हैं कि औरंगाबाद में मुस्लिम के डॉक्टर्स कितने ऑलरेडी अवेलेबल है, कितने पढ़ रहे हैं और आगे हमें तादाद ये कहाँ तक लेके जाना है और उनके आगे सर्वाइवल का क्या है। तो इंजीनियर्स की आज क्या हालत हो रही है। हम लोग ग्लोबली कंपटीशन में अगर तैयार रहेंगे और बच्चों को समझो रेस के हम लोग रेस में उतरने का तैयारी करेंगे, एजुकेशनल एग्जाम्स में जब जाते हो एटमॉस्फेयर अपना जब एग्जाम देते हैं अपन, तो एग्जाम का एटमॉस्फेयर भी बहुत जरूरी है, इसलिए ऑफलाइन भी एग्जाम्स रहते हैं। बेसिकली 8, 9, 10 के हमारे ऑफलाइन ही एग्जाम है, महीने का एक एग्जाम रहता है। डिटेल में बहुत सारी बात सर करेंगे। ये हमारा एक शॉर्ट 8 दिन में तय हुआ था। आज हज हाउस में सर के प्रोग्राम थे, दूसरे सुबह में साइंस का था, तो हम लोग बोले हमें भी कुछ मौका दिया, जो भी लोग आएंगे उनके लिए हम लोग गाइड करेंगे। आगे हम लोग तैयारी करेंगे अच्छी सी, और भी 1-2 हफ्ते के अंदर एक डिटेल प्रोग्राम लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्कूल में कैंपेनिंग करके, टीचर्स एक मेजर रोल होता है, टीचर्स को भी लाएंगे और पेरेंट्स में भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि हमें रास्ता ही मालूम नहीं है। हमें बच्चों को अच्छा करियर बनाना है, उसका रास्ता हमें मालूम होना चाहिए। और जो रास्ते है उसको वहाँ पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन यहाँ कम पैसे में सिर्फ अखराजा चलने के पैसे लिए जाते। और ये एनजीओ के साथ में इसको कोलैबोरेशन करके, स्कूल के साथ में कोलैबोरेशन करके हमें प्रोजेक्ट बढ़ाना है। और कोई बच्चा अच्छे एजुकेशन से, अच्छे टेस्ट सीरीज से महरूम ना रहे, इसकी हम लोग कोशिश करने वाले हैं। और ये कोशिश में आप सभी का साथ चाहिए, ऐसी मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ। मुझे जो चंद वक्त मिला था इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स, हमारे यहाँ के एसोसिएट IRC की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Zakir sir. Thank you for bringing to our notice about the activities which will be done inshallah under Mission Ummeed. Before we conclude, और मैं इससे पहले के वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करूं, 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 कॉलेजेस के एग्जाम्पल्स मैं भी दे देता हूं सर, आपकी इजाज़त हो तो। मेरे एक मित्र रहे हैं कामड़े सर। कुछ साल पहले जब हम स्कूल स्टार्ट कर रहे थे, उस साल उनसे मुलाकात हुई थी। उस साल उनकी बेटी का एडमिशन वो पूना के कॉलेज में करवा रहे थे, और मैंने पता किया कि उनकी बेटी का परसेंटेज क्या था और उनको एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया से गुजरना पड़ा।
वहाँ पर वो टाइम पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं था, आज भी नहीं है। मैंने आज सुबह ही चेक किया उस कॉलेज के बारे में। लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ परसेंटेज था 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, मैं दूसरे कोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल कोर्स जो आपके और हमारे यहाँ बच्चे करना पसंद नहीं करते हैं या वालिदैन करवाने के बारे में प्लान नहीं करते, सोचते नहीं है कि हमारा बच्चा BA करेगा। कोई अंदाज हो तो आप अंदाज बता देंगे क्या कट ऑफ परसेंटेज हो सकता है पूना जैसे शहर में BA कोर्स के लिए एक अच्छे कॉलेज का 12th स्टैंडर्ड में? 60, 70, 80, 90, 70 अबव, 30% का गैप, अबव 90, 10% का गैप। वो टाइम पर मैं 2018 की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर एडमिशन्स क्लोज हो गए थे 97% पे। 12वीं में अगर आपका परसेंटेज 96.99 होता तो वहाँ पर एडमिशन उस साल नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज की। पिछले साल अगर किसी को परभनी के एक एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पर अगर एडमिशन लेना हो BSc एग्री में, BSc एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर का कट ऑफ परसेंटेज आप निकालें 92% पे पिछले साल एडमिशन्स नहीं मिले हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर मार्क्स की वैल्यू बढ़ जाती है। हम जो 22-23 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं तो नीट अटेम्प्ट करते हैं, 12th स्टैंडर्ड कितने बच्चे अपीयर करते हैं या वो कितने बच्चे रहे? ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे जिन्होंने नीट किया, आर्ट्स में भी बच्चे थे, कॉमर्स में भी बच्चे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दूसरे कोर्सेज करना चाह रहे, लेकिन मैं असर के टाइम पे, असर से थोड़ा 3 बजे के आसपास काजी साहब से एक सवाल कर रहा था कि अगर 12th स्टैंडर्ड करने के बाद बच्चों को रिसर्च में कोई अच्छे कॉलेज में जाना पड़े, BSc करना है, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं करना है, BSc करना है जहाँ पर अच्छे से बच्चा रिसर्च करे, बच्चा प्रैक्टिकली कोई रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और एक रोट लर्निंग से बाहर निकलकर कुछ अच्छी चीज़ें करे। मैं दरअसल में जानना चाह रहा था, मैंने जो गूगल किया या कुछ लोगों से बात की तो शायद कोई एक्स्ट्रा जवाब मुझे मिल जाए, बट काजी साहब के ज़रिए भी मुझे वही जवाब मिला कि हमारे शहर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो BSc अच्छे से करवाता है वो लाइंस पे जो हम सोच रहे हैं कि वैसा हो। अल्टीमेटली बच्चों को भेजना है मुंबई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो चीज़ें करने के लिए तो बहुत है, बच्चे करना भी चाह रहे हैं। आज हमारे पास में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, करियर की बात हो रही है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है, शुरू हो गया है, चल रहा है औरंगाबाद में। हमें चाहिए कि हम फ़ायदा उठाएं, हमें चाहिए कि हम हमारा मेयार थोड़ा सा और ऊंचा करें, ड्रीम देखें। फैज़ भाई ने नसीहत की, ड्रीम देखे वालिदैन को, वालदा को ख़ास तौर पे। मैं साथ में एक और चीज़ ऐड करूँगा उसमें, ड्रीम देखे लेकिन वो ड्रीम को मकसद भी बनाए, मकसद हासिल किए जाएंगे तो मकसद हासिल करें। इवेंचुअली बच्चों का करियर या बच्चों का जो फ्यूचर तय होगा या फ्यूचर ऑफ एजुकेशन हम जिसे कहेंगे, सबके लिए मैंने जितनी चीज़ें पता की है पिछले 6 सालों में ख़ास तौर पर, उसके लिए एक सबसे अहम स्किल मुझे समझ में आई, वो है हार्डवर्क। बच्चा, वालिदैन उसके लिए मेहनत कितनी करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करेगा इंशाल्लाह। बच्चे अगर उस लेवल पर मेहनत करते हैं जिस तरह से मेहनत करने का हक है, जिस तरह से वो एग्ज़ाम डिमांड करता है, वो एग्ज़ाम डिज़र्व करता है, उतनी मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, रिजल्ट आते हैं। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे बच्चे एक साथ अपीयर करते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक साथ टेस्ट किया जाता है, लेकिन रिजल्ट वही बच्चे देते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं।
कुछ 1-2% बच्चे ज़्यादा गिफ्टेड रहते हैं जो कम मेहनत में 8 घंटे की मेहनत में रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, लेकिन 12-12 14-14 घंटे पढ़ना भी पड़ता, मेजॉरिटी को वैसा ही करना पड़ता। हम आज अगर वो 12-14 घंटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो सॉरी, कोई ऐप, कोई प्रोग्राम, कोई चीज़ आपकी सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं कर सकता। सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है तो ऐसे प्रोग्राम्स आपकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मेहनत नहीं करना चाह रहे, 12-14 घंटे डालना नहीं चाह रहे, तो कोई अच्छा टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई वालिदैन की फ़िक्र आपकी मदद नहीं करेगी और कोई प्रोग्राम आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसके साथ में मैं प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। यहाँ पर जो मौजूद है, अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल करे। जो ये प्रोग्राम ऑनलाइन देखेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। जो मेहमानान हमारे साथ आए और ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी काविशों को अल्लाह ताला कबूल करे। ऐसे जो प्रोग्राम्स है दुनिया में जहाँ चल रहे हैं, मासूमों की मदद के लिए जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए जितने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, अल्लाह इन सब की कोशिशों को कबूल करे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम से दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।